Good morning and welcome dear students to online English video class. In today's class we are going to study about Ode to a Nightingale that is written by John Keats. So let us begin the class without waste of time, okay? So Ode to a Nightingale was written by the romantic poet John Keats in the spring of 1819. So student, this poem has been written by John Keats, who is known as the second generation of romantic poet, in the year of 1819, and in 1820, okay, in 1820 it has been published. Just remember the date, okay? So मैं बता दूं कि it is the longest of Keats poem that included what Ode to a Grecian and Ode on Melancholy, in which it is the longest ode of Keats. And this poem focuses on a speaker of standing in a dark and listening to the beginning and a beautiful song of the nightingale bird, okay? सो ये जो पोएम है वो फोकस करता है कि हमारा जो स्पीकर है वो एक डार्क फॉरेस्ट में खड़ा है और वो सुनता है एक ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट इज सैंग बाय नाइटिंगेल, और उसके बाद दिस प्रोवोक्स अ डीप एंड मीनिंग मेडिटेशन बाय द स्पीकर. दैट सॉन्ग हैज़ बीन गिवन अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द स्पीकर्स माइंड, so that on that time the speaker on that time he just felt death, beauty, nature and human suffering, okay? Some things the speaker would very much like to escape. Actually what happened in Keats life, there is too much problem. He was suffering as he can see the number of death in his family by tuberculosis. So he was very much worried by the condition, by the suffering in his life, okay? सो ही जस्ट वॉन्टेड टू स्केप फ्रॉम ऑल द कंडीशन. वो सारी दुख परेशानियों से दूर भागना चाहता है. व्हेन ही हैज़ लिसन्ड, ही हैज़ हर्ड द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, ही फेल्ट अ ग्रेट रिलीफ बाय लिसनिंग इट, ओके? वो एक अच्छा महसूस करता है वो सॉन्ग को सुनने के बाद. At that time the speaker find comfort in the nightingale's song. At the point even believe that the poetry will bring speakers मेटाफोरली क्लोजर टू द नाइटिंगेल बर्ड. सो इन दिस वे वो पाता है कि जो मेरी पोइट्री है वो कहीं ना कहीं मुझको एक कंफर्ट दे रही. इट जस्ट मेक ही जस्ट फाइंड अ कंफर्ट जोन while listening the song as well as writing poetry, okay? Then after, however, the speaker seemed to be isolated figure, the nightingale flies away. हालांकि जब वो उससे बाहर आता है, जब वो एक अपनी इमेजिनेशन दुनिया से, वो अपनी सेंशुअसनेस से जब बाहर आता है, तो वो देखता है कि नाइटिंगेल जो है वो जा चुकी है. और यहाँ पे जो राइटर है वो अपने आप को कहीं ना कहीं अलोन पाता है, और ही जस्ट हैज़ एन एक्सपीरियंस कि वॉट एवर ही वॉज थिंकिंग, जो भी कुछ वो सोच रहा था, क्या वो एक विज़न है, that was only a vision or a dream. So the poem ends with this line. वो खुद ही कंफ्यूज है कि मैं क्या जग रहा था, या मैं जागते हुए ये ख्वाब देख रहा था, या मैं किसी इमेजिनेशन दुनिया में चला गया था, या मैं एक मतलब एक दैट वाज अ वॉकिंग ड्रीम. ही वाज जस्ट कंफ्यूज विद दिस एंडिंग लाइन ऑफ द पोएम. सो स्टूडेंट, लेट अस बिगिन द क्लास. देन आफ्टर व्हाट हैड हैपेंड, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी इसके थीम के बारे में. So what is the major theme of this poem? So you can see the theme of death, immortality, mortality and poetic imagination are some of the major themes of this ode. Here Keats says that death is unavoidable phenomenon. He paints it both negative and positive way. कीट्स के अकॉर्डिंग, जो कीट्स ने अपनी लाइफ में इतनी सारी डेथ्स देखी हैं अपने ही घर में और बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, तो वो उनको कहीं ना कहीं, एंड ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसका जो पेन है उनकी लाइफ में दिखता है. वो डरते हैं कि मैं डरते भी हैं, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ही विल डाई सम डे, और ही जस्ट वॉन्ट्स ईजी डेथ, है ना? वो एक आसान सी मौत मरना चाहते हैं, बिकॉज ही ही न्यू ऑल द थिंग्स कि कैसे मैंने अपने फादर को खोया. दैट वॉज नॉट डन डाइड बाई tuberculosis but for an accident, बट हिज मदर एंड हिज ब्रदर टॉम. सो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं और जानते हैं कि एक दिन मैं भी, वॉट एवर लाइफ आई हैव, दैट इज़ फॉर आई हैव अ शॉर्ट लाइफ, है ना? मुझे भी जाना है. तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को लेके वो अपनी पोइट्री में लिखते हैं. सो इसके साथ ही हम पोएम जो है वो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट. आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा. तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन है, माई हर्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमलेस पेन, माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रैंक, और एम्पटाइड सम डल opiate of the train, 1 minute passed or leathwards had sunk. ओके, इन 4 लाइन में बता दूं कि
किड्स कहते हैं कि माई हार्ट एक्स, मेरा हृदय, मेरा दिल जो है वो दुखता है। देयर इज अ पेन इन माई हार्ट एंड अ ड्राउसी नमलेस पेन, एक ऐसा दर्द जो मुझे पूरी तरह से सुन्न कर दिया है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस पेन, दिस सफरिंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस पेन। मुझे कुछ भी, मेरा मतलब मेरा जो दिल है वो पूरी तरह सुन्न हो चुका है, मैं कुछ भी फील नहीं कर सकता हूँ किस प्रकार का पेन है, किस प्रकार का दर्द मुझे है। ऐसा लगता है कि जो मेरा सेंस है, एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रिंक, ऐसा लगता है कि जो हेमलॉक, हेमलॉक क्या है स्टूडेंट? तो हेमलॉक जो है वो यहाँ पे हम इस पोएम में, पहले तो मैं ये बता दूँ कि देयर इज़ अ लॉन्ग मीन्स देयर इज़ अ नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी। क्योंकि जो कीट्स हैं वो उनके पोएम्स में आप ग्रीक सिम्बल्स एंड ग्रीक मिथोलॉजी को नंबर आप बहुत ज़्यादा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन पोएम्स में आप ढेर सारे एग्जाम्पल एंड कंपैरिजन बिटवीन दिस टाइम एंड दैट ग्रीक ही हैज टेकन हियर। सो हेमलॉक, मैं बता दूं कि हेमलॉक जो है वो एक पॉइजन है दैट इज़ इन द। सो ये जो हेमलॉक है वो एक पॉइजन है जिसको पीने के बाद आदमी सारी चीज़ें भूल जाता है। वैसा ही मैं एक दर्द मैं फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने मानो एक हेमलॉक को ड्रिंक पी लिया हो और जिसकी वजह से मेरे हृदय में एक सुन्न सा फील होता है, एक ड्राउजी नमनेस पेन मैं फील करता हूँ। आई एम जस्ट बिकम्स अ सेंसलेस पर्सन, है ना। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि एम्पटाइट सम डल ओपिएट ऑफ टू द ड्रेन, 1 minute पास्ट और द लीच वर्ड्स हैड संग। और फिर वहाँ पे दीज आर द टाइप ऑफ ड्रिंक जिसको पीने के बाद आदमी जो है वो नशे में आ जाता है और सारी चीज़ें थोड़े टाइम के लिए भूल जाता है। ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि या तो मैंने वो पी लिया, या जो मैंने क्या किया है कि मैंने एक ओपिएट, दैट इज़ अ टाइप ऑफ ओफीम ना, ये भी एक टाइप ऑफ ड्रग है जिसको पीने के बाद आदमी पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और नशे में आ जाता है और सारी चीज़ें भूल जाता है। तो वो वैसा ही बोलते हैं कि ओ नाइटिंगेल, व्हेन आई हर्ड योर सॉन्ग माई मेरा जो भी पेन है, मेरा जो नमनेस है, ऐसा लगता है कि मैं वो सारी चीज़ें जो है वो भूल चुका हूँ। 1 minute पास एंड द लीथ वर्ड हैड संक। लीथ अगेन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक मेथोलॉजी। एक्चुअली जो लीथ है वो एक रिवर है। ऐसा माना जाता था उस टाइम की जो भी पीपल हैं अपने सारे दुख दर्द इस लीथ में एक ही डुबकी लगाने के बाद वो भूल जाते हैं, और जब उससे बाहर आते हैं वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। दे जस्ट क्या कह सकते हैं, हाँ, द पीपल फॉरगेट ऑल देयर मेमोरीज आफ्टर आफ्टर ड्रिंकिंग दिस ड्रिंक, और उस लीथ रिवर में जाकर। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि या तो मैंने कोई हेमलॉक पॉइजन पी लिया है, या फिर मैंने किसी एक टाइप का जो ओपिएट है, एक ड्रिंक है, वो मैंने ले लिया है, या मैं उस लीथ रिवर में जो है वो डुबकी लगा के आया हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो सारा दुख दर्द है मैं वो भूल चुका हूँ। एज सुन एज आई हर्ड योर सॉन्ग, 1 minute पास, सिर्फ थोड़ा ही समय बीता है और उस थोड़े ही समय में मैं अपने सारे दुख दर्द को भूल चुका हूँ आफ्टर लिसनिंग योर song. Again he is saying that, O nightingale, 'tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, है ना। वो कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तुमसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या करता हूँ तुम्हारे इस हैप्पी सॉन्ग को सुन को, बल्कि आई एम वेरी हैप्पी बाई लिसनिंग योर सॉन्ग एंड इन योर हैप्पीनेस आई एम हैप्पी टू, है ना। सो दैट वॉज द लाइन। लेट अस सी सम मोर लाइन इन द सेम पैराग्राफ। दैट दाउ लाइट विंग्स डरियार्ड ऑफ द ट्री। अभी यहाँ पे वो फिर एक ग्रीक मैथोलॉजी का एक एग्जाम्पल दे रहा है कि डरियार्ड जो है वो स्टूडेंट ग्रीक मैथोलॉजी में डरियार्ड इज़ अ निम्फ, है ना, ये एक फीमेल स्पिरिट है। इन दैट लाइन ही जस्ट मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन नाइटिंगेल विद डरियार्ड, है ना, कि जो डरियार्ड है वो एक निम्फ है और उसके जो फीदर्स हैं दैट इज़ वेरी लाइट, है ना। वो इतना ज़्यादा प्रेस करते हैं, तो कि ओड की ये खासियत है। मैं एक ओड पर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी और उसमें समझाऊंगी कि ओड क्या है, कि जिस तरह से राइटर ने इस ओड को अप्रिशिएट किया है विद द हेल्प ऑफ द बर्ड, उसमें इस बर्ड को किस तरह से ग्लोरीफाई किया है। वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि जो बर्ड है उसके जो लीव्स है वो दैट इज़ लुक लाइक डरियार्ड, उसके बहुत लाइट विंग हैं जो पेड़ों पर रहती है और क्या करती है है ना, पेड़ों पर रह के डूइंग समथिंग एज वेल एज विथ मच, मतलब जो भी कुछ वो पेड़ों पर रह के करती है दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, है ना। मैं बता दूं, इन सम ऑफ मेलोडियस प्लॉट ऑन बीच एंड ग्रीन एंड शेडो नंबलेस सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज, है ना। तो वैसे डरियार्ड से कंपैरिजन करके वो बताते हैं कि जो भी डरियार्ड करती है दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। सो ओ नाइटिंगेल योर सॉन्ग इज़ ऑल्सो लाइक दैट, है ना, तुम भी जो गाती हो दैट इज़ फुल ऑफ सिंगेस्ट ऑफ समर इन द फुल ऑफ, चूँकि ये समर वो कहीं ना कहीं उस
टाइम को बता रहे हैं। तो तुम्हारी जो सॉन्ग है वो फुल ऑफ एनर्जी है, जो जिसको सुन के मैं अपने सारे दुख दर्द को, मैं अपने उस नंबनेस पेन्स को भूल चुका हूँ। तो यहाँ पे वो फर्स्ट स्टैंजा में बताते हैं, नाउ लेट अस बिगिन द सेकंड स्टैंजा। फिर वहाँ पे कहते हैं ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बी कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्ट अर्थ, है ना। अब फिर वो एक तरह का एक वाइन का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि विंटेज इज़ अ टाइप ऑफ वाइन, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो कहते हैं कि ओ काश कि मुझे एक घूंट, ड्रॉट मीन्स वो कहते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ड्रॉप से मतलब है कि मुझे काश कि एक ड्रॉप, एक घूंट मिल जाती एक विंटेज वाइन का, है ना। और फिर क्या होता है कि वो जो माना जाता है कि जो विंटेज वाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और इसकी तासीर को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसको बहुत लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, धरती के अंदर रखा जाता है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर उसका थोड़ा सा ही ड्रॉप जो है वो लोगों को एक नशे में मुक्त कर देता है। तो दैट इज़ वाई द राइटर इज सेइंग दैट ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप ड्वेल्थ अर्थ, मतलब धरती के अंदर। चूँकि राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा नेचर की ब्यूटी को भी अप्रिशिएट करता है, तो इस पोएम में हम लोग बार बार उन अप्रिसिएशन को देखेंगे। नेचर की जो ब्यूटी है, तो उसे एक वैसा वाइन चाहिए जो कहीं ना कहीं उसको मिला हुआ है, वो कहाँ से, धरती के अंदर से, दैट वॉज जस्ट कम फ्रॉम द अंडर वर्ल्ड अर्थ, है ना। अच्छा, जिसको पीने के बाद क्या हो, that give the taste of flora. Flora is a flower, and the country green means that is of the from means the wine that comes from the earth, है ना। एंड दैट गिव्स अ टेस्ट ऑफ फ्लावर एंड द इतना अच्छा उसका टेस्ट हो कि मैं बता नहीं सकता। उसके पीने के बाद मुझे एक फ्लावर जैसा टेस्ट मिले, मुझे लगे कि मैं वो जो भी ड्रिंक मैंने पिया हूँ वो कहीं ना कहीं इस धरती से उत्पन्न हुआ है। और उसको पीने के बाद मुझे एक और टाइप का फीलिंग है। कैसा फीलिंग? डांस, द फीलिंग ऑफ डांस। प्रोवेंकल इज़ अ रीजन इन साउथ ऑफ फ्रांस, ओके, दैट इज़ नोन फॉर देयर वाइन, है ना। ये जो एक प्रोविंकल है, एक रीजन है फ्रांस में जो बेस्ट, दैट इज़ बेस्ट नोन फॉर इट देयर वाइन। तो यहाँ के लोग जो है वो इसी वाइन का सेवन करते हैं। तो वो राइटर कहता है कि उसे पीने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आए जैसे मैं फील करूँ कि दैट इज़ द टेस्ट ऑफ फ्लावर एंड कंट्री ग्रीन, एंड देन आफ्टर आई जस्ट फील डांस लाइक प्रोविंकल सॉन्ग्स, है ना, मैं वैसा फील करूँ। एंड सनबर्न मर्थ मीन्स जो वहाँ के जो लोग थे फ्रांस के, इंग्लैंड के, वो क्या करते थे कि जब भी वहाँ की जो धूप होती थी वो इस वाइन को पीकर और जो बीच पे या बाकी सारी चीज़ों में जाके वो हैप्पीनेस को फील करते थे, वो एंजॉय करते थे। सो हियर द राइटर इज ऑल्सो सेइंग कि मैं भी इस ड्रिंक को पीऊँ और अपने सारे दुख दर्द को भूल जाऊँ और इस तरीके से चीज़ों को एंजॉय करूँ जो ड्रिंक मुझे टेस्ट कराता है उस धरती की चीज़ों को, मीन्स द अर्थ्स ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक फ्लावर्स एंड हैप्पीनेस एंड जॉय। यहाँ पे राइटर, देखिए राइटर यहाँ पे दो चीज़ों को बार बार हम इस पोएम में देखेंगे। एक तो वो बात करता है पेन की, है ना, जो पेन उसको लाइफ में मिला है, और फिर इसके साथ साथ वो बात करता है जॉय की। वो खुश भी होना चाहता है, इन चीज़ों से वो मुक्ति भी पाना चाहता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले ही बताया कि राइटर बोला है कि डेथ इज़ अनअवॉइडेबल। राइटर बार बार क्या कहता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन एंड जॉय इन द लाइफ वी हैव टू फेस द डेथ। सो दैट इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस पोएम, है ना। ओके, देन आफ्टर इसी पैराग्राफ में वो आगे कहता है कि फॉर अ बीकर बॉटल ऑफ वार्म साउथ फुल ऑफ द ट्रू द ब्लैशफुल हिपोक्रेट। ओके, अगेन वो कहता है कि ओ काश कि मुझे एक बीकर मिलता है। बीकर इज़ अ टाइप ऑफ बॉटल जिसमें शराब को जो रखा जाता है, और दैट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास और बॉटल यू कैन से। सो वो कहता है कि फॉर अ बेकर, काश तो मुझे तो वो एक बॉटल मिल जाती जिसमें फुल ऑफ वार्म साउथ, है ना, जो एनर्जी है वहाँ पे, दैट इज़ दैट अगेन डिस्क्राइबिंग द रीजन ऑफ द साउथ इन फ्रांस। उसमें वही एनर्जी हो जो वहाँ के पीपल में उस वाइन को पीने के बाद होती है, दैट इज़ फुल ऑफ द ट्रू एंड ब्लैशफुल हिपोक्रेट। ओके, हिपोक्रेट स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं एक वो होता है क्या बोलते हैं, फाउंटेन। अच्छा, फाउंटेन को आप देखेंगे तो फाउंटेन में कहीं ना कहीं ये बबल्स पाए जाते हैं, यहाँ से जो पानी जो है वो नीचे गिरता है ना। तो वो कहता है कि मुझे वो बॉटल मिल जाए जहाँ पे ये जो सारे बबल्स हैं मैं इनको पीऊँ और मेरा जो चेहरा है वो कैसा हो जाए, ब्लशफुल, मैं ब्लश करने लगूँ इस वाइन को पीकर, है ना, कि जैसे लाली सा पीने के बाद मैं नशे में आ जाऊँ, मुझे सारी चीज़ें भूल जाए, मैं दुख दर्द से मुक्ति पा जाऊँ थोड़े टाइम के लिए, और मैं जो है वो क्या करूँ, मैं ब्लश करने लगूँ इसको पी के, है ना। और फिर क्या हो, विद द ब्लीडेड बबल्स विंकल्स एट द ब्रिंग एंड पर्पल स्टैंड माई माउथ। अगेन मेरा जो चेहरा कैसा हो वो पर्पल हो जाए,
that I might drink and leave the world unseen with the and with the fade away into the forest deep. और फिर वो आगे कहते हैं कि काश कि मुझे वो वाइन मिल जाए, हियर ही हैज़ डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन, तो मुझे वो वाइन मिल जाए जिसको पीने के बाद मेरा जो चेहरा जो है वो पूरी तरह से मेरे चेहरे पे लाली आ जाए, और काश कि मुझे इस टाइप का ड्रिंक मिलता, मैं इसको पीता एंड मैं क्या करता, लीव द अनसीन वर्ड, मैं इस वर्ड को छोड़ के क्या करता, मैं तुम्हारे अनसीन वर्ड में चला जाता, विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट ड्रीम, तुम्हारा जो वर्ड जो ये फॉरेस्ट है जहाँ से तुम आई हो, ओ नाइटिंगेल, मैं काश की पी के सारी चीज़ों को भूल कर तुम्हारे साथ चला जाता, एक ऐसा वर्ड जो मेरे लिए अनसीन है, और इन सारी चीज़ जहाँ पे मैं अर्थ को पूरी तरह से एंजॉय करता और मैं सब कुछ इस दुनिया की चीज़ों से भूल कर वहाँ पे तुम्हारे साथ चला जाता है, ठीक है। फिर वो आगे तीसरी पैराग्राफ में कहते हैं फेड फार अवे डिसॉल्व एंड यूनिक फॉरगेट। अभी आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, है ना, नेगेटिव कैपेबिलिटी का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि नेगेटिव अच्छा आप लोगों को पता ही होगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी दैट वाज यूज्ड, दैट इज द टर्म यूज्ड बाय किट्स हिमसेल्फ। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी राइटर जस्ट वांटेड टू मेक व्हाट ही जस्ट फेल्ट इन देयर लाइफ, ही वांटेड टू टेल विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें बताते हैं, नॉट टू बाई देमसेल्फ बट बाई द ऑब्जेक्ट्स, है ना। अभी वो क्या बताना चाहते हैं कि फेड फॉर अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, मैं यहाँ से मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊँ, मैं क्या करूँ, डिसॉल्व, सारी चीज़ें भूल जाऊँ, एंड क्वाइट फॉरगेट, जो भी मेरे साथ है मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊँ। व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैड नेवर नोन, ठीक है, ओ नाइटिंगेल व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैज़ नेवर नोन, ओ नाइटिंगेल जैसे तुम जो है वो सारी चीज़ों से अनजान हो, इस दुनिया की जो चीज़ें हैं, जैसे ह्यूमन द थिंग्स बाई फ्रॉम दैट ह्यूमन्स आर सफरिंग, यू आर कम्प्लीटली अननोन बाई ऑल द थिंग्स, ऑल द सफरिंग्स इन दिस लाइफ। अच्छा किस टाइप की सफरिंग्स की बात करते हैं, वो बात करते हैं द वियरीनेस, वो सफरिंग, वो थकावट, वो जो टायर्डनेस है लाइफ में पीपल के, वो उसकी बात करते हैं। वो नाइटिंगेल यू आर जस्ट फ्री फ्रॉम द वियरीनेस, ओ नाइटिंगेल तुम सभी तरह की बीमारियों से मुक्त हो, सॉरी यू डू नॉट नो एनी टाइप्स ऑफ इलनेस, बीमारियों से तुम मुक्त हो, एंड द फ्रेट, वो जो एंगर है, जो लाइफ को झेलने की एक ताकत है, यू आर फ्री फ्रॉम दैट, ओ नाइटिंगेल। और वो फिर अगेन इस दुनिया की डिस्क्रिप्शन को बताते हैं, इस वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन को बताते हैं, बाय हुम ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो ये क्या बता रहे हैं कि वेयर मेन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, वो बताते हैं कि ये एक ऐसी दुनिया जहाँ से जो पीपल है वो सिर्फ बैठा है और सुनता है, क्या सुनता है, एक दूसरे की परेशानियों को सुनता है, एक दूसरे की दिक्कतों को सुनता है, क्या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में है वो उनको सुनता है। यू आर फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड और नाइटिंगेल, फिर अगेन वो इसी दुनिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ही जस्ट डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ही इज सफरिंग फ्रॉम। वो क्या कहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड वेयर पाल्सी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, ये एक ऐसी दुनिया। अच्छा मैं ये यहाँ पे एक बता दूँ कि ये जो लाइन्स है ना स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं अपने ब्रदर टॉम को याद करते हैं इस लाइन्स में, जैसे कि उनके टॉम की जो डेथ हुई थी तो वो अपने भाई को पाए वहाँ पे, जो कि उनके भाई पूरी यंग एज में उनकी डेथ हुई थी, तो वो पाते हैं कि यहाँ पे मेरा भाई जो पूरी यंग एज में पूरी तरह से उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया था, वो एक बहुत ही पतला है ना, एक लाइक स्ट्रक्चर वो हो गया था। और ये पालसी एक तरह की बीमारी है जिसमें जो यंग एज को भी खा जाती है, किसी भी एज के पीपल को खा जाती है। इसमें क्या होते हैं, चेहरे पीले पड़ने लगते हैं, आदमी जो है वो बहुत ही जल्दी सारी चीज़ों को भूलने लगता है, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, वो बहुत दुखी फील करता है, और धीरे धीरे जो उसके बाल हैं वो भी जो है वो ग्रे होकर झड़ने लगते हैं। जो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो अपने भाई के ऊपर वो दे रहे हैं, जो लाइफ में उन्होंने महसूस किया था, जो एक्सपीरियंस किया था। तो वो ये कह रहे हैं कि ओ नाइटिंगेल यू आर जस्ट फ्री फ्रॉम दिस all condition what we have in this world where but to think is full of sorrow, है ना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो फुल ऑफ सॉरो हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉरोज हैं इन लाइफ में। चूँकि किड्स की बात करें तो किड्स ने बहुत सारा सॉरो जो है अपनी लाइफ में देखा था, तो इस वजह से वो उसके बात करते हैं। एंड लैड एंड आई डिस्पेयर, और आंखों में सिर्फ डिस्पेयर ही डिस्पेयर है, देयर इज़ नो होप। अभी राइटर को कोई उम्मीद ही नहीं दिखती है ना, कि हर तरह से उनको धोखा मिला है, बीमारी ने परेशान किया, फैमिली को वो कहीं ना कहीं खोते गए, तो इस तरह से नो डिस्पेयर अकॉर्डिंग टू द राइटर। अच्छा फिर वो बात करते हैं कि
इस वर्ल्ड में ब्यूटी भी नहीं है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप देयर लस्टर आइज, लस्टर्स मीन्स ब्यूटी, जहाँ पे ब्यूटी है वो ब्यूटी भी रहने वाली नहीं है। वो बताते हैं कि मौत के साथ ब्यूटी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है वहाँ पे वैसे ही वैसे उसकी जो ब्यूटी है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जाती है। और अगेन फिर वो लव की बात करते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ बता दूँ कि वो अपनी बिलेवेड फैनी ब्राउन की बात करते हैं। यहाँ पे आई विल राइट, यहाँ पे वो फैनी ब्राउन की बात करते हैं जिसने छोड़ दिया था उनको। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो लव है, ऐसा नहीं है कि वो लव आपको लेकर चलने वाला है, वो लव भी तुमको कहीं भी छोड़ सकता है। द न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, नहीं पता कि वो लव भी तुम्हारे साथ कल होगा या नहीं होगा। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन में आप ये कह सकते हैं कि वो नाइटिंगेल को बताते हैं कि नाइटिंगेल तुम्हारी जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं इन सारी कंडीशन से फ्री है। आई वॉन्ट टू गो इन द वर्ल्ड ऑफ योर्स, है ना। सो आई होप दी फर्स्ट टू थ्री स्टैंजा इज़ वेरी क्लियर टू यू। अभी फिर मैं स्टैंजा नंबर 4 एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अभी वो यहाँ पे क्या बताते हैं स्टूडेंट, वो बता रहे हैं कि अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी नॉट चैरियोटेड बाई बैकस एंड हीज पार्ट्स बस्ट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइसी दो द डल ब्रेन परप्लेक्स्ड एंड रिटार्डेड ऑलरेडी विद दी, है ना। अभी वो कहते हैं कि अवे अवे मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, आई विल फ्लाई विद यू, मैं तुम्हारे साथ फ्लाई करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, खो जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस रथ से बैकेस मीन्स मैं आपको बता दूँ कि जो बैकेस है वो एक ग्रीक गॉड है ना, वो एक ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है ना, ये ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है। और ये जो पार्ड हैं उनके साथी मित्र, उनके जो बडीज़ हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनके रस से नहीं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैं कैसे जाऊँगा तुम्हारे साथ, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएट्री, पोइट्री मीन्स पोइट्री है ना, मेरी जो व्यूलेस विंग्स हैं पोइट्री की, मैं अपने उन पोइट्री के साथ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। दो द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड ऑलरेडी विद दी, हालांकि जो मेरा परप्लेक्स ब्रेन है, रिटार्ड्स ब्रेन है, वो तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ जा चुका है, वो तुम्हारे पास ही है। मैं पूरी तरह से खो चुका हूँ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सॉन्ग्स को सुन के मैं भूल चुका हूँ सारी परप्लेक्स को, सारी रिटार्डनेस जो कि लाइफ में मेरे है, दैट ऑल द थिंग्स हैज़ बीन फॉरगेट व्हेन आई लिसन्ड योर सॉन्ग ऑन नाइटिंगेल। मैं जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो बताते हैं कि ओ नाइटिंगेल, अब तुम्हारी दुनिया कैसे है, टेंडर इज़ द लाइट इज़ द नाइट, तुम्हारी जो दुनिया है उसमें बहुत सारा टेंडर है, एक खामोशी है, एक सुहावनापन है उस नाइट में। और वो क्या कहते हैं इस नाइट में क्या है, हैप्पली द क्वीन मून इज़ ऑन द थ्रोन, ये इतनी शानदार नाइट है जैसे लगता है जो क्वीन मून है, जो मून है वो अपने पूरे चरम पे, अपने राजगद्दी पे, अपने थ्रोन पे बैठी हुई है। और फिर वो कहते हैं क्लस्टर्ड अराउंड बाई ऑल द स्टेरी फेरी, जो सितारे हैं मून के चारों तरफ है ना, ये सितारों की बात करते हैं, वो चारों तरफ फैले हुए हैं। जो 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 एटमॉस्फेयर है नाइट का वो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पीसफुल है, मैं यहाँ पे एक शांति का अनुभव करूँगा। बट हियर इज़ नो लाइट, अगेन वो अपनी दुनिया में आते हैं। देखिए बार बार मैं आपको बताती हूँ कि ही समवेयर गो एंड फ्लाई विद द नाइटिंगेल, और फिर वो कहीं ना कहीं रिटर्न होते हैं अपनी दुनिया में। जैसे ही हम उन फ्लाइनेस की बात देखते हैं, हम देखते हैं एक जॉय, एक पीसनेस, एक क्वाइट पीस इन द माइंड ऑफ पोएट। और जैसे हम वापस आते हैं हम देखते हैं कि फिर वो उन्हीं पेन एंड दुख दर्द की बात करते हैं ना। अब वो फिर वो यहाँ पे बताते हैं कि लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो उसके जो लाइफ के बारे में बताते हैं, तुम्हारी जो दुनिया है उसके बारे में बताते हैं। बट अगेन वो इन दिस वर्ल्ड पे आते हैं और कहते हैं कि देयर इज़ नो लाइट। लाइट का मतलब यहाँ पे होप से है, यहाँ पे तो कोई होप ही नहीं है कि मैं किस होप से यहाँ रहूँ। सेव फ्रॉम हेवन विद दिस ब्रोज, मुझे इन इज जो सेव वॉट फ्रॉम हेवन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हवा यहाँ पे चल रही है, वही चीज़ें जो है मुझे जो है वो बचा सकती हैं। दो वेंचरस ग्लूम एंड विंडिंग मोसी वे, यहाँ के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं वेंचरस ग्लूम्स हैं, मतलब जो रास्ते हैं वो दुख से भरे हैं। वाइंडिंग मोजी वे, ये आसान नहीं है, इन चीज़ों को फील करने में आदमी पूरी तरह से थक जा रहा है और बर्बाद हो जा रहा है। फिर 5 में वो कहते हैं आई कैन नॉट सी वट फ्लावर आर माई फिट। चिल्ड्रन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 5th स्टैंजा है, हियर वी कैन सी द सेंशुअसनेस, है ना, सेंशुअसनेस ऑफ द पोएट। वो सेंशुअसनेस मैं बता दूं कि वो 5 सेंसेस की बात करते हैं ना,
आईज़ की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, जो चीज़ें वो स्किन से टच करके वो समझ जाएं, देख तो नहीं पा रहे लेकिन वो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो ब्यूटी को इस हद तक अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने सेंसेस से वो फील कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आप देखिए, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मैं नहीं देख सकता उन फ्लावर को, बट आई कैन सेंस, मैं फील कर सकता हूँ। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेस हैंग अपॉन द बॉक्स, उस एटमॉस्फेयर पे जो है पूरी तरह से जो भरी हुई है, मैं उसको भी नहीं देख सकता हूँ लेकिन मैं फील कर सकता हूँ। बट इन एम्बेल्ड डार्कनेस गेस ईच स्वीट, लेकिन मैं इस डार्कनेस में भी जहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं वहाँ पर भी इन चीज़ों को गेस कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। क्या द स्वीट वेन इन द सीजनेबल माउंट एंडोर, जो भी जो 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 फ्लावर्स हैं जो एंडाउज हो रही हैं, वो जो ग्रास है मैं उसको फील कर सकता हूँ। द टिकेट्स एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, इस फॉरेस्ट में जितने भी फ्रूट ट्री हैं मैं उनको स्मेल कर सकता हूँ, मैं उनको फील कर सकता हूँ। और क्या फील कर सकता हूँ, वाइट हॉथरॉन, ये वाइट हॉथरॉन एक फ्लावर है। एंड द पेस्टोरल इलेगेंटाइन, ये भी एक तरह का फ्लावर है। मैं इन फ्लावर्स को दैट इज अवेलेबल इन दिस फॉरेस्ट इन योर वर्ल्ड ओ नाइटिंगेल, आई कैन फील विद ऑल माई सेंसेस फास्ट फार्डिंग वॉलेट कवर्ड अप इन द लीव्स। इवन मैं उस चीज़ को भी फील कर सकता हूँ, उन लीव्स को भी फील कर सकता हूँ, उन फ्लावर्स को भी फील कर सकता हूँ जो अभी कवर्ड है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो अभी खिले ही नहीं है लेकिन मैं उनको भी फील कर सकता हूँ। तो हाई सेंशुअसनेस, क्या ग्रेट सेंशुअसनेस जो पोएट की है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कितने हाईली सेंशुअस पोएट कहलाते हैं इसी वजह से, है ना। एंड मिट में एल्डेस्ट चाइल्ड, मतलब जो भी यहाँ की जो खामोशी है उसको मैं पूरी तरह से बिना देखे समझ सकता हूँ और फील कर सकता हूँ। और वो कहते हैं द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ डेवी वाइन द मर्मरस हॉन्ट ऑफ द फ्लाइंग ऑन समर वाइज। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो कलियाँ हैं जो अभी खिली ही नहीं है, उसके अंदर से भी जो स्मेल आ रही है मैं उसको फील कर सकता हूँ, महक सकता हूँ। फुल ऑफ, जो लगता है कि ये जो स्मेल है कहीं ना कहीं उस वाइन से आ रही है, वाइन में भी दे जस्ट कंटेन ऑल दीज थिंग्स। और जो मरमरस हॉर्न्स हैं फ्लाइज की, जो कीड़े मकोड़े, उनकी जो हॉर्न्स हैं, जो मरमरस वाइस है, वो भी मैं समर फील कर सकता हूँ इस समर इवनिंग में। क्लियर। अच्छा, स्टैंजा नंबर 6। अभी फिर ये बात करते हैं डार्कलिंग आई लिसन। मैं बता दूं कि ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। So darkling I listen, and for many times I have been half in love with easeful death. Calm him soft names in many and mused rhyme, to take into the air of my quiet breath. Now more than ever seems it rich to die. To seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad. वो कहते हैं कि वो डार्कलिंग आई लिसन, फिर वो अपनी दुनिया में आते हैं, अपने थोड़ा सा वो इस इमेजिनेशन से बाहर आते हैं और उनको लगता है कि डार्कलिंग आई लिसन, लेकिन उनको लगता है कि जो मौत है, जो डेथ है, वो कभी भी आ सकती है, मैं उसको सुन सकता हूँ, है ना। क्या कर सकता, वो बहुत लोगों को आई है और मैं उसको सुन सकता हूँ। मैं जितनी बार मैंने अपनी लाइफ के दर्द को महसूस किया है, मैंने अपनी बीमारी को महसूस किया, वो डेथ मैंने उतनी बार तुमको महसूस किया, और इसी वजह से ओ डेथ आई हैव बीन हाफ इन लव विद यू, मैंने कहीं ना कहीं तुमसे आधे रूप से प्यार कर लिया है। ओ डेथ, कहीं ना कहीं मुझे उस डेथ से वो प्यार है जो एक ईजफुल डेथ, वो बार बार एक ईजफुल डेथ की बात करते हैं कि मैंने इतना कुछ सफ़र कर लिया है, इतने पेन मैंने लाइफ में इसी यंग एज में पा लिए हैं कि अब जो भी डेथ का जो पेन होगा वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ईजफुल पेन होगा ना। तो मुझे दर्द से प्यार है, मैं पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आधी तरह से उस लव में हूँ, जो लव जो है वो डेथ का है ना। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मेनी मस्टर्ड राइम, है ना। वो जो डेथ है उनके राइम्स में कहीं ना कहीं हमको दिख जाएगा, उनकी पोइट्री में हमको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। टू टेक इन टू द एयर ऑफ माई क्वाइट ब्रीथ, मेरी जो सांसें हैं वो उस एयर में ले जाएंगी, मेरा जो मतलब मैं फिर वो बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो डेथ है, जो पेन है, वो मेरी जो पोएम्स है, वो जो मेरी लाइन्स है उसमें उनको दिखेगी। नाउ मोर देन एवर सीम्स टू रिच टू डाई, टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन। और इस तरह से मैं वो नाइटिंगेल तुम्हारी सॉन्गों को सुन कर भी क्या करूँगा, मैं उस दर्द को बहुत ही लाइट कर दूंगा, उस कंडीशन में भी मुझे कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा। एंड आई विल बी विदाउट नो पेन व्हेन आई विल लिसन योर सॉन्ग वाइल दाउ आर्ट पोरिंग फोर्थ ऑफ माई सोल एब्रॉड। तुम्हारा जो आर्ट है, तुम्हारी जो सिंगिंग क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं मेरे सोल को पूरी तरह से क्या कर रही है, दूर ले जा रही है। किस चीज़ से? सोल एब्रॉड, किस चीज़ से दूर ले जा रही है? ऑल द पेन इन माई लाइफ, है ना। फिर वो बताते हैं इन सच एन एक्सकेसी मीन्स होता है स्टूडेंट किसी भी चीज़ से दूर भाग जाना ना।
इन सच एन एक्सटी मैं क्या करूँगा, स्टिल उडेंस विल दाउ सिंग, आई हैव ईयर्स इन वेन टू दाई हाई रिक्वेम बिकम्स अ शॉर्ट। और इस कंडीशन में भी जब मौत मुझे खींच के ले जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे उस सॉन्ग को सुनता रहूँगा, मेरी कानों में उस आवाज़ को मैं सुनता रहूँगा, उसको फील करूँगा, उसकी जो हाई क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ताकत की काम करेगी। फिर वो सातवें में क्या बताते हैं, वो सातवें स्टैंजा में इस बर्ड को इमॉर्टल बताते हैं ना, कि तुमको तो कभी मौत ही नहीं आएगी, यू आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स। वो नाइटिंगेल वो कहते हैं कि दाउ वॉजस्ट नॉट बोर्न फॉर डेथ, तुम तो डेथ के लिए बनी ही नहीं हो, तुम तो इमॉर्टल बर्ड हो। नॉट हंग्री जनरेशन टेड दी डाउन, तुमको कोई जनरेशन ने कभी डाउन ही नहीं किया, तुमने कभी जनरेशन में अपनी मौत को देखा ही नहीं। वो चूंकि नाइटिंगेल की बात नहीं करते हैं, ही जस्ट टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल दैट इज लिसनड ऑन और हर्ड बाई जनरेशन टू जनरेशन, है ना। तो वो कहते हैं कि द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, ये जो मैं आज इस नाइट में तुम्हारा सॉन्ग सुन रहा हूँ, दैट दिस सॉन्ग हैज़ बिन पासिंग नाइट मीन्स सदियों से ये सॉन्ग को लोग सुनते हुए आ रहे हैं। कब से? इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन। क्लाउन जो है वो राजा को जो हंसाने वाला काम करते हैं, वो क्लाउन्स होते हैं। तो तुम्हारे सॉन्ग तो बहुत ही एंशियंट डेज में राजाओं और उन क्लाउन्स के थ्रू भी सुने जाते थे। यू आर नॉट फॉर डेथ ओ इमॉर्टल बर्ड। अगेन वो कहते हैं कि शायद तुम्हारे सॉन्ग को क्या है, परहैप द सेल्फ सेम सॉन्ग आर फाउंड, शायद इसी सॉन्ग को सुनते बहुत सारे जो प्रेमी हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ, थ्रू द सैड हर्ट ऑफ रुथ, ये जो लवर्स की बात करते हैं कि ये भी तुम्हारे सॉन्ग को जो है वो सुनते हैं, और इसी को सुन के जो लवर्स हैं, जो लड़की भी लवर्ड हैं, वो सिख फॉरम अपने घर के लिए आती हैं, उनको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। और फिर वो कहते हैं शी स्टूड इन टीयर्स अमिड इन एलियन कॉल, वो उस एक मेलोडी सा पाती है तुम्हारे सॉन्ग को सुनकर, वो जो सदियों से चलता आ रहा सॉन्ग, द सेम दैट ऑफन टाइम्स हैथ चार्म्ड मैजिक casements opening on a form or a perilous seas in fairies and land। फिर वो कहते हैं कि न सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, तुम्हारे सॉन्ग तो वो सीज इन फेरीज एंड फॉलन, ये सब तुम्हारे सॉन्ग सुनते हुए आते हैं, और ये दे आर द प्रूफ दैट ओ नाइटिंगेल यू आर एन इमॉर्टल बर्ड। डेथ तो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत पुरानी हो। जो लवर्स हैं, जो बिलवेड है, तुम्हारी जो सॉन्ग की मैजिक है, उनको वो सुनते हुए आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो भी तुम्हारे सॉन्ग को सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं। तो यू आर नॉट फॉर द डेथ, है ना। तो बहुत सारी तारीफ, ग्लोरिफिकेशन, दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ द ओड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस ओड को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है। अच्छा, वो जो लास्ट पैराग्राफ है मैं इसे बता दूँ, दिस फॉरलॉर्न वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉरलॉर्न का मतलब वो कह सकते हैं कि जब भी हम फॉरलॉर्न की बात करते हैं, हम शो कर सकते हैं अपनी सैडनेस को, है ना। ये वर्ड जो है वो सैडनेस को शो करने के लिए आता है, शो सैडनेस, क्लियर। तो अपनी सैडनेस को शो करते हैं और वो बताते हैं कि फॉरलॉर्न द वेरी वर्ल्ड इज लाइक अ बेल, ये जो वर्ड है वो कैसा है, एक बेल की तरह है, ये देख सकते हैं आप। टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, है ना, जो मुझे क्या कर रहा है, जो मुझे कहीं ना कहीं टोल कर रहा है, कहाँ पे, कि वापस मुझे अपने आप में ला रहा है ना। अब मैं तुम्हारी दुनिया से बाहर आ रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अब जो रियल वर्ल्ड है वो उस रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं। अपने लास्ट स्टैंसा में जो भी इमेजिनेशन था उन्होंने अभी तक ऊपर के स्टैंसा में बताएं, अब वो अपनी इस स्टैंसा में आते हैं, अपने रियल वर्ल्ड में आते हैं और कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो बेल की तरह है, और वो जो मुझे जो क्या करती है, उस सोल को अपने रियल वर्ल्ड में, मैं अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आ रहा हूँ, सेल्फ सोल में, रियल वर्ल्ड में। फिर वो कहते हैं एड यू, वो अलविदा देते हैं ना, अलविदा, एड यू मीन्स फेयरवेल, अलविदा। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, ओ एड यू द वर्ल्ड, दैट इज, वो तो एक फैंसी है, वो तो इमेजिनेशन है जो मुझे अब और ज़्यादा चीट नहीं कर सकती। भाई रहना तो मुझे इसी वर्ल्ड में है, मैं तो थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी आवाज़ सुनकर सुन हो गया था, खो गया था। एज शी फेम्ड डू डिसीव्ड एल्फ, बहुत ज़्यादा मुझे वो धोखा नहीं दे सकती है, मैं आ रहा हूँ अपनी दुनिया में। एड यू द प्लांट्यू एंथेम्स फेड, धीरे धीरे वो उनकी जो इमेजिनेशन अब वो धुंधली हो रही, वो फेड हो रही है, जो चीज़ें वो अच्छे से महसूस कर रहे थे अभी ऊपर वाले स्टैंसा में, वो अब धीरे धीरे उनकी आंखों में धुंधली सी चीज़ें दिखाई दे रही, वो जा रही हैं, वो इमेजिनेशन धीरे धीरे जा रहा है, अब वो रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि passed near the meadow over the still steam up the hillside and now 'tis buried deep in the next valley's glades
यहाँ तक वो कहते हैं कि मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ, मैं जो भी मैंने अभी इमेजिन किया था कि पास नहीं, उस मीड्यूस, उस मैदानों से मैं आ रहा हूँ, मैं उस स्ट्रीम से आ रहा हूँ, उस हिल्स से वापस आ रहा हूँ जहाँ पे मैंने अभी तक अपनी डीप सांसें भरी थी, है ना। और मैं उस वैलीज गार्डन ग्लैंड से भी बाहर आ रहा हूँ जहाँ पे मैं अब तक था, और वो पूरी तरह से इन 2 लाइन्स में वापस आ चुके हैं। और आने के बाद वो महसूस करते हैं, क्या कर रहे हैं महसूस, वॉज इट अ विजन। वो अपने आप से एक क्वेश्चन करते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक देखी सुनी, क्या वो एक विज़न था, है ना। और अ वॉकिंग ड्रीम, क्या मैं जागते हुए कोई वॉकिंग ड्रीम कर रहा था, क्या था ये। फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। ये एक म्यूज़िक की क्या ताकत है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जग भी रहा था कि मैं सो रहा था। तो राइटर खुद ही यहाँ पे कंफ्यूज है और वो बता रहा है कि मैं अब इस रियल वर्ल्ड में हूँ, इस मौत के वर्ल्ड में हूँ जहाँ पे कोई मुझे मौत से नहीं बचा सकता, बट मैं थोड़े टाइम के लिए सो गया था और नाइटिंगेल तुम्हारे सॉन्ग को सुनकर मैं मोटिवेट हो गया था। थोड़े टाइम के लिए मुझे बहुत निमलेस पेन से मैं जो था उससे बाहर आ गया था। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अब तक ये जो सारे स्टैंजास हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की चूँकि ये पोएम काफ़ी लॉन्ग है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक समरी वाइज स्टैंजा भी बना दिया है, स्टैंजा वाइज समरी, तो आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड एंड देन थर्ड स्टैंजा, देन हियर फोर्थ एंड देन फिफ्थ स्टैंजा, देन 6, 7 एंड 8। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो ओड के बारे में बताऊंगी, जिसमें व्हाट इज़ ओड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओड, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आई होप दैट दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कॉमेंट। एंड इसके साथ साथ मैं एक होमवर्क आपको देती हूँ, जैसा कि हमेशा मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी दिया। एक होमवर्क मैं ये पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फादर एंड मदर। आपको मम्मी पापा का नाम बताना है किड्स का, है ना, फादर एंड मदर ऑफ किड्स। क्योंकि आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे लगे कि मेरा जो ये सफल प्रयास है वो आप तक पहुंच रहा है और आप कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर पा रहे हैं अपने कमिंग एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर एंड मदर ऑफ द किड्स, है ना, ऑफ द राइटर किड्स। सो थैंक यू स्टूडेंट, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।